अजीज दोस्तों, प्रोग्राम में स्वागत है। अजीज दोस्तों, आईएमएफ पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। आईएमएफ की जो चीफ हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सख्त बात की है। इन्होंने कहा है कि हमने कहा था कि अमीरों पे टैक्स लगाओ, इन्होंने गरीबी और गरीबों को रिलीफ दो। तो इन्होंने अमीरों को सब्सिडी देने के लिए गरीबों पे टैक्स लगा रही है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत ज़्यादा ख़राब होने वाली है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिसमें इज़राइल, गज़ा और बाकी जो मामलाती रीजन में जैसे यमन, हूती वगैरह का चल रहा है, इस हिसाब में पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने वाला है। और पाकिस्तान में अब इलेक्शन भी हो रहे हैं 2 हफ्ते में, उससे भी पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तबाह होने वाली है। और पाकिस्तान को उन्होंने याद दिलाया है कि 15 फरवरी तक आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने हैं। उसमें पाकिस्तान ने एग्री किया था कि हम 1800 करोड़ रुपए के महीने के एडिशनल टैक्स लगाएंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्री और शुगर इंडस्ट्री पे। और इसके अलावा गैस की प्राइस हर महीने अब हम और ज़्यादा बढ़ाएंगे। इन चीज़ों का डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ेगा एक तो गरीब आदमी के ऊपर, आम आदमी के ऊपर, और दूसरा उसका असर पड़ेगा स्मॉल ट्रेडर्स पे। टेक्सटाइल और शुगर इंडस्ट्री का मतलब ये हुआ कि शुगर और टेक्सटाइल की प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट एक तो गरीबों को पड़ेगा और जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं या छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। तो इस तरह की चीज़ों से पाकिस्तान का सत्यानाश और होने वाला है। मुझे एक साहब ने मैसेज किया था कि भाई 4 साल से हम सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तबाह हो रही है, ख़त्म हो जाएगी, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो भाई साहब, नज़र तो यही आ रहा है 4 साल से। अब अगर अमेरिका बहादुर और कुछ फोर्सेस हैं जो पाकिस्तान को बचा रही हैं, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। मतलब एक आदमी है, बीमार है, मरने के करीब है, डॉक्टर कह देते हैं कि भाई अब इसको दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है और इसका हम कोई डेडलाइन दे नहीं सकते। कोमा में है, या तो ज़िंदा हुआ तो हुआ, नहीं तो मर जाएगा। अब वो कोमा में बैठा हुआ है, 2 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं। तो हम भी पाकिस्तान के इस वक्त जो वेंटिलेटर पे इकोनॉमी है वो कई सालों से है और इसको जैसे तैसे पुश मिल रहा है। अब पिछले 1.5-2 साल से हम देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 6 बिलियन है, 7 बिलियन, 8 बिलियन, 6 बिलियन, 7 बिलियन, 8 बिलियन, इसी के दरमियान घूम रहा है। अब जैसे अभी स्टेट बैंक की जो नई रिपोर्ट आई है उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो 8 बिलियन, 8.027 बिलियन डॉलर रह गए हैं 12 जनवरी को। अब इसमें इन्होंने जो प्राइवेट बैंक हैं उनके भी रिजर्व मिला लेते हैं तो 13 बिलियन बता रहे हैं, ताकि 13 बिलियन लगे कि है, लेकिन 13 बिलियन में 5 बिलियन प्राइवेट बैंक्स के हैं। तो इस तरह से आर्टिफिशियल तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन उसका कोई ख़ास फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान ये है कि गरीबों पर टैक्स लगा के अमीरों का मुल्क है। अमीरों को सारी सहूलियतें दी जा रही हैं। अमीरों में आ जाते हैं आर्मी के जनरल्स, फ्यूडल लॉर्ड्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनको सारी सब्सिडियां और सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी खबर और शेयर करूँगा कि पाकिस्तान की जो हांगकांग में कॉन्सुलेट है उसका 16 जनवरी को ये थाई एयरवेज से पाकिस्तान की कॉन्सुलेट जनरल का डेलीगेशन पाकिस्तान वापस आ रहा था लाहौर, और ये एक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें गए थे ये। तो हांगकांग एयरपोर्ट पे जब इनका हैंड लगेज चेक किया गया ना, तो इसमें मतलब कई सौ मोबाइल फ़ोन थे, स्मगलिंग कर रहे थे। खेपिए नहीं होते, खेप कर रहे थे पाकिस्तान कॉन्सुलेट का स्टाफ। तो हांगकांग वो थाई एयरवेज में और हांगकांग के स्टाफ ने कहा कि भाई आप
हैंड कैरी में इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक सामान इसलिए नहीं ले जा सकते, क्या जो एयर ट्रैवल करते हैं उनको पता है कि आजकल जो मोबाइल है, आईपैड है, कंप्यूटर है, पावर बैंक है, जो भी बैटरी वाली आइटम है वो आपको बैग से निकाल के अलग से रखनी पड़ती हैं। तो उन्होंने कहा इतनी सारी बैटरियाँ, तो ये तो हम नहीं जाने देंगे। फिर इनको बहुत ज़्यादा बहस की, उन्होंने अपना धौंस जमाने की कोशिश की कि हम तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के स्टाफ हैं, ये वो है। तो इनको ऑफलोड किया गया। जब इनका बैगेज सामान खोला गया तो वो भी मोबाइलों से भरा पड़ा था। तो ये आम पाकिस्तानी की और डिप्लोमेट्स की हालत है। तो आप सोचें कि क्या पाकिस्तान की आम जनता किस स्टेटस पे है। अभी पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें पाकिस्तान के दुनिया भर में जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उन लोगों ने बैठ के स्ट्रेटेजी सेट की है। अब ये जो फोटो आप देख रहे हैं इसमें फ्रंट लाइन में जो चार खड़े हैं, जो बीच में हैं, ये जलील अब्बास जिलानी हैं। ये बेल्जियम में एम्बेसडर थे जब मैं मेयर की हैसियत से रिज़ाइन करके पाकिस्तान से वापस बेल्जियम गया था, और इन्होंने मेरी दावत भी की थी और मुझे बुलाया था। इनके राइट पे जो खड़े हैं वो मुनीर अकरम हैं। जब मैं पहली बार 94 में यूनाइटेड नेशंस जिनीवा गया था तो ये उस वक्त यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान के एम्बेसडर थे, और आज भी ये न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के पाकिस्तान में एम्बेसडर थे। ये साइरस काजी हैं जो जलील अब्बास जिलानी के बराबर में खड़े हैं। ये इस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और ये भी जिनीवा में 2-3 बार हमारा टाकरा हो चुका है। और उनके बराबर में जो मसूद खान खड़े हैं वो शायद इस वक्त प्रेसिडेंट पीओके हैं। ये पहली बार मुझे 94 में 2 घंटा बैठ के जिनीवा में समझाते रहे कि पाकिस्तान, ये उस वक्त न्यूयॉर्क वाशिंगटन में कौंसल जनरल थे पाकिस्तान के। बाद में ये फॉरेन सेक्रेटरी भी बने, भारत में भी एम्बेसडर रहे, चाइना में भी एम्बेसडर रहे, और अब इनको, तो ये चारों जो आपको टॉप के जो शुरू में नज़र आ रहे हैं इनसे मेरा टाकरा हो चुका है। ये फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक बहुत बड़ी इन्होंने मीटिंग की है पूरी दुनिया से पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को बुला के, और मेन इनका जो टारगेट है, जो अमेरिका की डीप स्टेट ने और इकोसिस्टम ने इनको दिया है और चाइना ने, वो ये है कि किसी तरह भारत के इलेक्शंस को सबोताज करने की, और किसी तरह बीजेपी को इंटरनेशनली और भारत के अंदर बदनाम करने की, और किसी तरह कोशिश की जाए कि बीजेपी सरकार ना बन सके अगली बार। लेकिन इनके बाप की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि अब तो अपोजिशन भी भारत की ये मानने लगी है कि मोदी जी ऑलरेडी इलेक्शन जीत चुके हैं। अजीज़ दोस्तों, अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट ने एक रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत एक लिस्ट निकाली है कि इन कंट्रीज़ में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है और माइनॉरिटीज़ के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। उसमें चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, एरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रशिया, सऊदी अरबिया, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं, और पाकिस्तान टॉप ऑफ द लिस्ट है कि पाकिस्तान में बिल्कुल रिलीजियस फ्रीडम नहीं है। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की कोशिश है। यूएससीआईआरएफ पाकिस्तान की, जो अमेरिका में आपको मैं बता चुका हूँ कि एक इकोसिस्टम कितना बड़ा है जमात इस्लामी और पाकिस्तान के लोगों का, जिसमें मुस्लिम काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन मुस्लिम काउंसिल और इस तरह की भी चीज़ें हैं, वो अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारत को भी इस लिस्ट में शामिल किया जा सके, लेकिन ये लोग नाकाम हुए। यूएससीआरएफ ने अभी 1 महीने पहले ये रिपोर्ट स्टेट डिपार्टमेंट को दी थी कि भारत में हिंदुत्व एक्सट्रीमिज़म बहुत बढ़ रहा है, और किसी तरह भारत को शामिल किया जाए उन कंट्रीज़ की लिस्ट में जिन पे अमेरिका को कंसर्न है। लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने वो भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी के पाकिस्तान का नाम लिया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने इसको रिजेक्ट किया है, और ये वो हमारे मुल्क में प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और माइनॉरिटीज़ को जितने राइट्स पाकिस्तान में दिए जाते हैं इतने तो दुनिया में कहीं भी नहीं है, और ये सब बकवास है और हम इसको बिलीव नहीं करते और हम कंडेम करते हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत इससे भी भयानक है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ का क्या हाल है। पाकिस्तान में जब ब्रिटिश इंडिया था, जब तो मुंबई पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ था। जब ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी अर्लियर में, तो ब्रिटिश फोर्सेस ने महसूस किया कि मद्रास और मुंबई पोर्ट 2 मेन पोर्ट्स हैं और इनके ऊपर बोझ कम करने के लिए एक और पोर्ट बनाई जाए। तो उस वक्त इनको
कराची नामी एक छोटी सी बस्ती थी मछेरों की, वो उनको एक स्ट्रेटेजिक नेचुरल पोर्ट लगी और उसको डेवलप करने के लिए ब्रिटिश इंडिया की गवर्नमेंट ने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया। तो उनमें गुजरात से मेनली इन्वेस्टर्स गए, जिसमें गुजरात के गुजराती थे हिंदू, गुजरात के मुसलमान भी थे जो जिसमें मेमन कम्युनिटी, और सिंध के हिंदू भी थे जो कि ज़ाहिर सिंध में उस वक्त ज़्यादा अमीर सिंध के हिंदू थे, और उसमें पारसी एजुकेटेड और अमीर थे। जैसे आज भी आप भारत में देखें तो टाटा और कितने वेल सेटल्ड, नीस वाडलिया और ये सब चीज़ें हैं। तो पारसियों ने पाकिस्तान को डेवलप किया, कराची को डेवलप किया, कराची में इतनी इन्वेस्टमेंट की, और बाद में ज़ाहिर है ज़ियाउल हक के बाद पाकिस्तान जब इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट टेररिस्ट स्टेट बनता गया तो माइनॉरिटीज़ की गुंजाइश ख़त्म हो गई, आगा खानी मुल्क छोड़ छोड़ के भागने लगे। इसी तरह पारसी जो पाकिस्तान में रहते थे, पैट्रियोटिक थे, पाकिस्तान की डेवलपमेंट में हिस्सा लेते थे, वो भी ख़त्म होते गए। मैं जिस जमशेद टाउन का मेयर था उसका नाम भी जमशेद जी पारसी थे, जो एक ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़माने में कराची के मेयर भी रह चुके हैं, उनके नाम पे जमशेद टाउन बना था। तो ये किसी ने तस्वीर शेयर की है लाहौर की, पारसी ज़ोरास्ट्रियन वर्ल्ड वाइड ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है कि लाहौर की पूरी पारसी पॉपुलेशन ने एक सेलिब्रेशन, न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में गैदर हुए थे, सिर्फ 11 लोग, यानी लाहौर में अब सिर्फ 11 पारसी रह गए। जबकि कराची में जब हम छोटे थे तो पारसियों की बड़ी तादाद थी, बाकायदा पारसी कॉलोनी थी। मैं जब अकाउंटिंग की स्टडी कर रहा था, क्योंकि मेरे पिताजी का ड्रीम था कि मैं अकाउंटेंट बनूं, तो मैं अकाउंटिंग की स्टडी करता था, तो मैं फ़ारूक बिल्ली मोरिया नामी एक पारसी टीचर के पास पारसी कॉलोनी जाता था जहाँ पे हज़ारों पारसी रहते थे। इसी तरह मैं बलसारा इंस्टीट्यूट एक पारसी का था, उसमें भी कोर्स करने जाता था अकाउंटिंग का। तो पारसियों का बड़ा तेज़ी से सफाया हुआ है, जिस तरह पाकिस्तान में सिंध से हिंदुओं का सफाया होता जा रहा है, सिखों का पाकिस्तान से सफाया होता जा रहा है, इस तरह पारसियों की भी पूरी सफाई हो चुकी है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ी बात करेंगे ईरान के ऊपर। पाकिस्तान और ईरान का मामला आपको पता है कि अचानक ही शुरू हुआ और अचानक ही ख़त्म हो गया, फिर भाईचारे की बात हो रही है। पाकिस्तान ने जब ईरान के ऊपर अटैक किया तो ईरान ने फ़ौरन प्रेस रिलीज़ इशू की, जिसमें कोई कंडेमनेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। पाकिस्तान इज़ अ फ्रेंडली ब्रदरली स्टेट, और पाकिस्तान हमारा भाई है और हम समझते हैं कि हमें आपस के मामला सुलझा लेने चाहिए। इसके अलावा दुनिया भर में जो मुस्लिम उम्मा का ड्रामा करते हैं वो आ गए बीच में, जैसे तुर्की फ़ौरन शुरू हो गया, दोनों के दरमियान मेडिएशन ये वो। मुझे याद है जब मैं छोटा था, सऊदी अरब में बचपन में रहता था, तो मुझे पोस्टेज स्टैम्प्स जमा करने का बहुत शौक़ होता था। तो उस वक्त एक आरसीडी की पोस्टेज आती थी, तो मैंने अपने पिताजी से पूछा था कि आरसीडी क्या है, तो उन्होंने कहा था कि रीजनल कोऑपरेशन एंड फॉर डेवलपमेंट करके एक है, 3 कंट्रीज़ के बीच में, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की। तो अगर हम देखें तो पाकिस्तान से ईरान का बॉर्डर मिलता है, तो उस तरह तुर्की से इनका वो था, तो तुर्की फ़ौरन बीच में आ गया कि नहीं नहीं दोनों ब्रदर मुल्क हैं और ये और वो। और पाकिस्तान ने फ़ौरन ड्रामे किए। वो भाई साहब अनवरुल हक काकड़, पपिट प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका में बैठे थे, 5 दिन की हनीमून मना रहे थे अपनी फैमिली के साथ, तो उनको कहा कि इमरजेंसी में आओ, तो वो 4.5 दिन में आ गए, आधा दिन जल्दी आ गए। उनकी मेहरबानी, उनका एहसान। ईरान ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया तो उसके 3.5 दिन बाद ये वापस आए हैं, और आते ही एक इमरजेंसी मीटिंग कि हम ये करेंगे और हम वो करेंगे और कोई समझौता नहीं करेंगे। उस मीटिंग को ज़ाहिर ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर ने चेयर करनी होती है तो करनी थी, लेकिन इनके बगल में आसिम मुनीर बैठे थे और आधे फौजी थे उस मीटिंग में, और इस तरह लंबे चौड़े बयान दिए गए। ऐसे में 20 जनवरी को ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अमीर हातमी ने कहा
कि अगर पाकिस्तान और इराक ने हमारी वार्निंग को सीरियसली नहीं लिया तो हम फिर अटैक करेंगे। यानी मामला ख़त्म हो गया है, लेकिन ईरान का मकसद एक ही था। जब ईरान में 2 धमाके होते हैं और 100 से ज़्यादा आदमी मारे जाते हैं, तो ईरान ने उसी वक्त पूरी इन्वेस्टिगेशन, ईरान की इंटेलिजेंस वो करके चेक कर लिया था कि बलूचिस्तान के पंजगोर में आईएसआई ने जैश अल अदल नामी एक ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप बनाया हुआ है, और वहाँ से ईरान के सुन्नी वहाँ आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, हथियार लेते हैं, लॉजिस्टिक लेते हैं, और फिर वो ईरान में जाके टेररिज्म करते हैं। ईरान का मकसद था वो ट्रेनिंग कैंप तबाह करना। वो उन्होंने पाकिस्तान के वहमो गुमान में नहीं था। पाकिस्तान के एयरफोर्स वाले धंधे में लगे हुए थे। आपको पता है कि ईरान के साथ स्मगलिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों से होती है, तो पूरी आर्मी स्मगलिंग में जुटी हुई थी। ईरान ने फ़ौरन मिसाइल मार के उस पूरे ट्रेनिंग कैंप को ऐसे ही तबाह कर दिया जैसे भारत ने बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप तबाह किए थे, और उससे ये हुआ कि ईरान का मकसद पूरा हो गया। बाद में पाकिस्तान ने अटैक किया, 2 औरतें बेचारी मारी गई, 3-4 बच्चे मारे गए। ईरान ने कहा हमारा काम तो हो गया, अब इस मामले को ख़त्म करें। इस मामले को ख़त्म करने के लिए एक और बहुत बड़ी वजह ये थी कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान डीज़ल पेट्रोल की स्मगलिंग बहुत ज़्यादा होती है। उसमें पाकिस्तान की आर्मी रोज़ का अरबों रुपया कमाती है, और ईरान के भी बॉर्डर ऑफिसर्स और पेट्रोल कंपनियां वगैरह उसमें अरबों रुपया कमाते हैं। ये स्मगलिंग दोनों तरफ के चोरों के लिए एक ब्लेसिंग है, तो इसलिए उस स्मगलिंग को बंद हो गई थी। ज़ाहिर है उससे पाकिस्तान में भी पेट्रोल डीजल का भी क्राइसिस आने लगा था, और आर्मी वालों की इनकम रुक गई थी। तो दोनों तरफ की कोशिश थी कि किसी तरह ये मामले को सुलझा लिया जाए, और फ़ौरन फिर दोनों दोस्त बन गए, और अब वापस स्मगलिंग शुरू हो गई है। दोनों ने अपने अपने एम्बेसडर्स वापस बुला लिए थे, तो अब वापस एम्बेसडर्स भी जुड़ रहे हैं इनके साथ, और इस तरह मामला कुछ बेहतर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि इस तरह के चुगत भी बैठे हैं पाकिस्तान में कि ईरान हमारे लिए ख़तरा नहीं है। ईरान को तो हम ऐसा ही मिटा सकते हैं जैसे गज़ा मिट गया। यानी एक तरफ ये पाकिस्तानियों को खुशखबरी दे रहे हैं कि गज़ा के मुजाहिदीन इजराइल का सत्यानाश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गज़ा का सत्यानाश हो गया। और एक्सेप्ट ना भी करें तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें पता है कि हमास ने गज़ा का सत्यानाश कर दिया है, और इजराइल को पूरा मौका दिया कि वो गज़ा का सत्यानाश करे। तो अजीज़ दोस्तों, ये ज़ैद हामिद जैसे लोग हैं ना, ये पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी बनाते हैं और चलाते हैं। इसी टाइप के ये ओपन में बात करता है, इसी टाइप की बातें आर्मी की अपनी मीटिंग्स में भी होती हैं। ये किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं इसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और इसी तरह पंजाबियों की जो आदत है भड़क के मारने की, तो वो मारते रहते हैं। इनका मेन टारगेट होता है इंडिया, लेकिन इंडिया को भी ये कुछ कर तो सकते नहीं। तो इंडिया के खिलाफ एक तो ये प्रोपेगेंडा पे मिलियंस ऑफ डॉलर लगाते हैं, दूसरा इंडिया में कोशिश करते हैं कि सिखों का मामला मतलब खालिस्तान का चलाएं, कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन करें, माइनॉरिटीज़ का इशू उठाएं, लेकिन होता कुछ नहीं। और पाकिस्तान को ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि इंडिया की गवर्नमेंट, जो कि पिछली गवर्नमेंट्स होती थी, वो पाकिस्तान पाकिस्तान करती रहती थी और एक खौफ का माहौल भारत में लगा के रखती थी। ये सरकार किसी तरह पाकिस्तान की बात ही नहीं करती, ये इग्नोर करते हैं, जैसे अजीत डोवल साहब ने ये बताया हमें। You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, Pakistan's vulnerability is many times higher than of India. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. There is no nuclear war involved in that. If you know the tricks, we know the tricks better than you. दोस्तों, इस तरह से इग्नोर पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया की चल रही है, जिससे पाकिस्तान और तप रहा है कि यार ये तो हमें कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे, हम एटॉमिक पावर, हम इतनी बड़ी आर्मी, हम दुनिया की नंबर 1 एजेंसी, और भारत तो हमें टोटल इग्नोर करने की पॉलिसी पे लगा हुआ है। तो दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी दैट भारत शुड टेक। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट।
Kindly keep supporting.